हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इतिहास से संबंधित, जिसको हम यूथ कॉम्पिटिटिव टाइम्स की बुक से कंप्लीट करेंगे। इसमें हम सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई और बुक को पहले कंप्लीट कराऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए उस बुक का नाम। मैं पूरी कोशिश करूँगी उस बुक को पहले कंप्लीट कराने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता से महाजनपद काल तक के क्वेश्चन से। हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूँ, जौ और कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था? तो मेहरगढ़ के पूर्वजों से इन्होंने प्राप्त किया था ज्ञान। मेहरगढ़ नवपाषाण काल से समृद्ध हड़प्पा काल तक का एक लंबा सांस्कृतिक इतिहास रहा है। यहाँ से गेहूं की 3, जौ की 2 किस्म की खेती किए जाने के संकेत मिलते हैं। इसे बलूचिस्तान की रोटी का कटोरा या कटोरी कहा जाता है। यहाँ से सर्वप्रथम कपास के प्रमाण भी मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट आता है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। राज्य और उनसे संबंधित नरेश बताने हैं। कुरु का संबंध है, जो कुरु है यहाँ से संबंधित है परीक्षित। कैकई से संबंधित थे अश्वपति। काशी का संबंध था ब्रह्मदत्त से और अजातशत्रु से संबंधित है काशी। और वत्सभूमि का संबंध है निक्षुतु से। निक्षु का संबंध है, निक्षु से संबंधित है वश्यभूमि। भूमि क्या होती है? बिल्कुल एकदम निश्चर हो जाती है। निक्षु का संबंध है वश्यभूमि से। कुरु का संबंध है परीक्षित से। कैकई का संबंध है अश्वपति से। काशी का संबंध है अजातशत्रु के। और वत्सभूमि का संबंध है निक्षु से। निक्षु से संबंधित है वश्यभूमि। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो कौशाम्बी में परिवर्तित की थी। जब हस्तिनापुर बाढ़ में बह गई थी तो पांडवों ने अपनी राजधानी क्या बनाया था? कौशाम्बी बनाई थी। महाभारत काल में हस्तिनापुर राजधानी थी। और वायु पुराण के अनुसार गंगा में बाढ़ आ जाने के कारण पूरा क्षेत्र पानी में डूब गया था। उस समय पांडवों ने अपनी राजधानी को हस्तिनापुर से कौशाम्बी परिवर्तित किया था। नेक्स्ट है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी ईस्वी तक के भारत का इतिहास। पहला क्वेश्चन है इसमें। पाटलिपुत्र, जो कि परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया था, उसके प्रारंभ में दुर्गीकरण किसने करवाया था? तो उसका दुर्गीकरण प्रारंभिक काल में अजातशत्रु ने करवाया था पाटलिपुत्र में, पाटलीग्राम का। अजातशत्रु मगध राज्य का 492 BC से 460 BC के राजा रहे थे। अजातशत्रु ने पाटलीग्राम, जो कि परवर्ती काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया था, उसका प्रारंभ में दुर्गीकरण करवाया था। धर्मराज भी एक उपाधि थी। किनकी? तो अशोक की। धर्मराज किसकी उपाधि थी? अशोक की उपाधि थी। सम्राट अशोक 304 से 232 BCE में रहे हैं। मौर्य वंश के शासक थे। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था, जिसका विस्तार संपूर्ण भारत में था। अशोक को धर्मराज की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। सिकंदर ने भारत के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे? तो ये हो जाएंगे पत्तल में। कहाँ पे? पत्तल में। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे पत्तल में। सिकंदर पाटल अर्थात पत्तल पर युद्ध किया। डियोडोरस के अनुसार स्पार्टा के ही समान यहाँ 2 राजाओं का शासन था तथा कुल वृद्धों की एक सभा द्वारा इसका संचालन होता था। सिकंदर के आक्रमण की सूचना से यहाँ के नागरिकों ने नगर खाली कर दिया। इस पर संपूर्ण अधिकार कर लिया गया। यहाँ का क्षत्रप पिथौन को नियुक्त किया गया था। यह सिकंदर की अंतिम विजय थी। मौर्य शासन व्यवस्था में पूतवा अध्यक्ष किस विभाग के प्रमुख अधिकारी थे? तो पूतवा अध्यक्ष हैं। इनका संबंध है मापतौल विभाग से।
मौर्य शासन व्यवस्था में जो पूर्वाध्यक्ष है, इनका संबंध मापतौल विभाग के प्रमुख अधिकारी से था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। प्राचीन स्थल और उनकी आधुनिक स्थिति बताइए। पुष्पकलावती, पुष्पकलावती का संबंध है किससे? चारसड्डा या पेशावर से। पुष्पकलावती का संबंध है चारसड्डा पेशावर से। कपीशा, कपीशा का संबंध है बेग्राम अफगानिस्तान से। कपीशा का संबंध किससे है? बेग्राम अफगानिस्तान से। गंगवाड़ी, गंगवाड़ी का संबंध है मैसूर से। गंगवाड़ी का संबंध है मैसूर से। और द्वार समुद्र का संबंध है हेलवेडी से। हेलवेडी का संबंध किससे है? द्वार समुद्र से है। प्राचीन स्थल और उनकी आधुनिक स्थिति। पुष्पकलावती यह चारसड्डा पेशावर से संबंधित है। कपीशा यह बेग्राम अफगानिस्तान से संबंधित है। कपीशा का संबंध किससे है? बेग्राम अफगानिस्तान से। भांगवाड़ी, भांग पी के मैसूर मंडले हैं तो मैसूर की भांग, तो मैसूर यह कर्नाटक का संबंध किससे है? भांगवाड़ी से है, भंगवाड़ी से। और द्वार समुद्र का संबंध है हेलीवेडी से। हेलीवेड से संबंधित है द्वार समुद्र। उस तमिल काव्य संग्रह की पहचान कीजिए जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। तो वह तमिल काव्य संग्रह जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है उसका नाम है पदिटुपत्तु। पदिटुपत्तु यह चेर वंश के शासकों की प्रशंसा इसमें की गई है। पदिटुपत्तु वह तमिल काव्य संग्रह है जिसमें चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। इसमें 108 भाग हैं जिसमें राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी गई हैं। गौतमीपुत्र शतकर्णी के हाथों नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है? तो ये मिलती है नासिक के जो मृद भांड है, मुद्रा भांड है, वहाँ से प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र शतकर्णी के हाथों से नहपान की पराजय नासिक के मुद्रा भांड से प्रमाणित होती है। निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था? सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ कराए थे प्रवरसेन प्रथम के द्वारा। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के शासक थे। यह वाकाटक वंश के प्रथम शासक थे जिन्होंने स्वयं को सम्राट घोषित किया था। इन्होंने नागा शासकों के साथ युद्ध किए थे। प्रवरसेन प्रथम ने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। नीचे दिया गया है गद्यांश, इसको पढ़ना है और 12 से 16 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आंसर देना है। तो चलिए हम इनको देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक जो 272 से 236 ईसा पूर्व से थे, इन्हें देवनाम प्रिय या देवताओं का प्रियदर्शी कहा जाता है। बृहत युद्ध में विजय होकर पाटलिपुत्र के सिंहासन पर विराजमान हुए। सिंहासनरूढ़ होने के 9 वर्ष पश्चात कलिंग का युद्ध जीतकर इन्होंने उस राज्य को पूर्णतः प्रदान किया और जिसे इन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया था। कलिंग युद्ध की सम्राट के ऊपर भयावह प्रक्रिया हुई। निस्संदेह यह प्रतिक्रिया बुद्ध की शिक्षाओं के कारण हुई थी। अशोक को भारी संख्या में मारे गए एवं बंदी हुए लोगों पर खेद हुआ। उन्हें धर्मपरायण पुरुष एवं स्त्रियों की दशा का दुख था जिन पर व्यक्तिगत हिंसा, मृत्यु और अपने प्रियजनों से बिछड़ने का आघात पड़ा था। इन्होंने शासन के उपकरण के रूप में युद्ध में के उपयोग को हमेशा के लिए तिलांजलि देते हुए कहा कि यदि उसे कोई नुकसान पहुंचाता है तो वह तक सब कुछ सहन करेगा जो सहनीय होगा। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने धर्म विजय अर्थात धर्म के द्वारा विजय के पथ का अनुसरण किया। इन्होंने धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों का एक वर्ग नेटवर्क स्थापित किया। इन्होंने घोषणा की कि सभी लोग मेरी संतान हैं। इन्होंने यह घोषणा की कि जो छोटा सा प्रयास मैं करता हूँ वह इसलिए कि मैं प्राणियों के ऋण से मुक्त हो सकूं, मैं कुछ एक को इस धरती पर प्रसन्न कर सकूं और वे इस लोक से स्वर्ग प्राप्त कर सकें। सम्राट ने अपने आप को संसार के नैतिक एवं भौतिक कल्याण के अभिभावक की भूमिका में स्वीकार किया था। कुछ अपवादों को छोड़कर अशोक का
उसके सभी अभिलेखों में देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी के रूप में हुआ है, वे अपवाद कौन से हैं? तो कुछ में उसका नाम क्या है? अशोक का देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी है। ये नाम हमें मिलते हैं मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदयगुलम से। उपयुक्त सभी से ये साक्ष्य मिलते हैं। अशोक के भाब्रू या वैराट अभिलेख से अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है। इसके अलावा इसके नेत्तूर, उदयगुलम में भी प्रियदर्शी अशोक का नाम मिलता है। वह साक्ष्य कौन सा है जो अशोक के बृहद युद्धों की परंपरा को झुटलाता है? तो जो बृहद युद्ध हुए थे उसकी परंपरा को कौन झुटलाता है? तो अशोक का चौथा शिलालेख इसको झुटलाता है। अशोक अपने चौथे शिलालेख में वर्णित करता है कि प्रियदर्शी के धर्म आचरण भेरी घोष धम्म घोष में बदल गया है। इसमें जीवित प्राणियों के वध, हिंसा का त्याग संबंधियों भ्रात युद्ध परंपरा को झुटलाया गया है। निम्नलिखित में से कौन अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में तमिलकम शामिल नहीं था, जबकि सौराष्ट्र, कश्मीर और कंधार शामिल थे। अशोक का साम्राज्य के अंतर्गत सौराष्ट्र, कंधार और कश्मीर पर अधिकार थे। यहाँ से अशोक के अनेक अभिलेख मिलते हैं, जिससे प्रतीत होता है कि अशोक का साम्राज्य यहाँ तक था। कश्मीर में अशोक ने श्रीनगर आदि नगरों की स्थापना की थी। अपने किस अभिलेख में अशोक कलिंग युद्ध के रक्तचाप की विभीषिका पर अपना पश्चाताप को व्यक्त करता है? तो ये करता है 13वें शिलालेख के अंतर्गत। अशोक कलिंग विजय का वर्णन अपने 13वें लेख में करता है। अपने अभिषेक के 9वें वर्ष अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। लगभग 1,50,000 देश से विस्थापित हुए, 1 लाख लोग मारे गए। इस अभिलेख में अशोक अपने राज्य की जंगली जनजातियों को संतुष्ट रखता है, लेकिन उन्हें चेतावनी भी देता है कि पश्चाताप के बावजूद उसमें शक्ति है। निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी लोग उसकी संतान हैं? तो ये कहा गया था पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की थी कि सभी लोग उनकी संतान हैं। प्रथम पृथक लेख में अशोक कहता है कि सब मनुष्य मेरी संतान के समान हैं। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करे, उसी तरह मैं सब मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। 4वीं से 12वीं शताब्दी तक भारत। 4वीं से 12वीं शताब्दी का भारत क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, कालिदास को कोंतलेश्वर दौत्य नामक नाट्य की रचना या रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया गया है क्षेमेंद्र के द्वारा। क्षेमेंद्र कहते हैं कि कालिदास ने कोंतलेश्वर दौत्य की रचना की है। क्षेमेंद्र के अनुसार कालिदास को कोंतलेश्वर दौत्य नामक नाटक की रचयिता माना जाता है। इसमें दक्षिण के कर्नाटक राज्य कोंतल के राज्यों का वर्णन क्षेमेंद्र ने किया है। नीचे दिए गए वक्तव्य में कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि चीनी यात्री हेनसोंग के अनुसार हर्षवर्धन न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वरन ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। तो पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ मुद्राएं जो उनके प्रज भ्राता को बौद्ध अनुयायी बताती हैं, हर्ष को शैव धर्म के प्रति समर्पित करती हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हेनसोंग हर्ष के समय में ईसा की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। हर्ष को उसके वैश्य जाति का बताया है उसने। इसके अनुसार हर्ष न केवल बौद्ध धर्म का अनुयायी था, वरन वह ब्राह्मण धर्म का कटु विरोधी भी था। हर्ष की मुद्राओं पर शिव से संबंधित लेख मिलते हैं। इस तरह वह शैव धर्म से भी प्रेरित था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। प्राचीन नगर और उनके वर्तमान स्थल बताने हैं। अहिनवाड़ का संबंध है पाटन से। अहिनवाड़ का संबंध किससे है? पाटन से है। ऐहोल का संबंध है बादामी से। ऐहोल का संबंध है बादामी से। धान्य कटक, जो धान्य कटक है, इसका संबंध है अमरावती से।
और दशपुर का संबंध है मंदसौर से। दशपुर का संबंध किससे है? मंदसौर से है। अनहिलवाड़ का संबंध है पाटन से, मतलब पटली बैठो पूरी हिल जाती है, तो अहिलवाड़ का संबंध है पाटन से। ऐहोल तो बादाम में हो जाते हैं बड़े बड़े होल, तो ऐहोल का संबंध है बादामी से। धान्य कटक, धान को काटो और अमर हो जाओ, धान्य कटक का संबंध है अमरावती से। और दशपुर का संबंध है मंदसौर से, दशपुर संबंधित है मंदसौर से। राजराजेश्वर मंदिर स्थित है, ये किसको समर्पित है? भगवान विष्णु शिव को समर्पित है। राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। राजराजेश्वर मंदिर शिव के लिए समर्पित है, जो कि केरल के कर्नूल जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में कराया गया था। उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने को ब्रह्मक्षत्रिय कहते हैं। तो ऐसे शासक जो स्वयं को क्या कहते हैं? ब्रह्मक्षत्रिय, तो ये हो जाएंगे सेन। तो ब्रह्मक्षत्रिय दोनों के साथ हैं ये सेन शासक। सेन वंश के शासकों ने 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में बंगाल पर शासन किया। अपने उत्थान काल में सेन वंश के शासकों ने उत्तर पश्चिम तक अपने शासन का विस्तार किया। सेन वंश के शासक स्वयं को ब्रह्मक्षत्रिय कहते थे। निम्नलिखित में से किस शासक ने खंभात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो ये हो जाएंगे चामुंडराय के द्वारा। किसने? चामुंडराय, वही है ना जैन धर्म से संबंधित थे चामुंडराय। चामुंडराय जो कि गुजरात के चालुक्य शासक थे, इन्होंने खंभात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी। यह गुजरात में सन 995 से 1008 तक शासक रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश को अपनी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है? तो अपनी शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी की थी तो चालुक्यों ने। चालू थे तभी उनका शासन चलता रहा, चालुक्य थे, स्त्रियां चलाती थीं। चालुक्य वंश भारत पर शासन करने वाले प्रथम प्रमुख राजवंश था, जिसमें 6वीं से 12वीं शताब्दी तक केंद्रीय एवं दक्षिण भारत में शासन किया। इसका शासनकाल भारतीय इतिहास में स्वर्णकाल कहा जाता है। इस वंश को शासन व्यवस्था में स्त्रियों की भागीदारी के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में लगाइए और नीचे दिए गए जो कूट हैं उनका सही उत्तर बताइए। तो सबसे पहले आते हैं राजेंद्र चोल द्वारा श्रीलंका पर विजय प्राप्त की गई थी, पहला सही है। दूसरा, कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन हो गया था, दूसरा कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन। तीसरा, वेनिशियन यात्री मार्को पोलो की दक्षिण भारत की यात्रा हुई थी, तीसरा सही है। और यादव राज्य देवगिरी का दिल्ली सल्तनत पर विजय, चौथा सही। कालक्रम में बताइए। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को परास्त कर संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। कल्याणी के चालुक्य राज्य का पतन 1190 में देवगिरी के यादवों द्वारा ने किया गया था। 1293 में पांड्य राजाओं ने वेनिस यात्री मार्को पोलो दक्षिण भारत आया था। फिर देवगिरी के यादव वंश का अंतिम शासक रामचंद्र हुए, जिन्होंने 1309 में अलाउद्दीन के आक्रमण पर देवगिरी को जीत लिया था। नेक्स्ट है भारत में 1206 से 1526 तक के प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत विवरण मिलता है? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहर बनवाई गई थी। इसका वर्णन मिलता है तारीख-ए-मुबारक शाही। मुबारक हो, बहुत सारी नहरें बनी हैं, तो तारीख-ए-मुबारक शाही में इसका वर्णन मिलता है। तारीख-ए-मुबारक शाही में फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत जानकारी मिलती है। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछाया था। एक नहर सतलज नदी पर दीपालपुर के पास, दूसरी यमुना नदी से सिरभूर के पास खुदवाई गई थी। पंजाब राज्य को सिंचित कर दिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कौन कौन से काम कराए गए थे देखते हैं। पहला, जागीरों में दी गई समस्त राजस्व भूमि
को जब्त कर लिया गया था, जो मुक्त भूमि थी उसको जब्त कर लिया गया था। अपनी सेना में दाग और चेहरे को लागू किया था, सही है। बड़े अमीर और सेनापतियों को एकता को समाप्त कर दिया था, ये गलत हो जाएगा। शराब की सार्वजनिक बिक्री पर पाबंदी लगाई थी, तो ये भी सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम समस्त भूमि अनुदानों को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारी, विद्वान एवं धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से दी गई भेंट, अनुदान एवं पुरस्कार के रूप में थी। अलाउद्दीन ने ग्राम के मुखिया, जमींदारों और साधारण किसानों से संबंधित आदेश जारी कर खुद मुकद्दस के विशेषाधिकार छीन लिए थे। अपनी सेना में दाग और चेहरे को लागू किया था और शराब की सार्वजनिक बिक्री पर रोक लगा दी थी। निम्नलिखित में से अलवार संत कौन थे? जो अलवार संत हैं वह थे कुलशेखरा थे। अलवार संत थे कुलशेखरा दक्षिण भारत के 12वें अलवार संत थे। यह हिंदू मत के वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे। मार्को पोलो की पुस्तक मुख्य रूप से वर्णित है, तो जो मार्को पोलो की पुस्तक है मुख्य रूप से वर्णित करती है दक्षिण भारत के आर्थिक इतिहास को। पांड्य शासक कुलशेखर के काल में मार्को पोलो 1293 में आया। इसके अनुसार इस राज्य में बढ़िया किस्म के मोती जवाहरात मिले थे। यहाँ का व्यापार वाणिज्य अत्यधिक विकसित था और राज्यों की ओर से विदेशी व्यापारी एवं यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं प्रदान की जाती थीं। गियासुद्दीन तुगलक द्वारा तुगलक वंश की नींव रखने से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। सत्तारूढ़ होते समय गियासुद्दीन के अधिकारियों को एक मत से स्वीकार कर लिया गया था, तो ये सही है। गियासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे जिन्होंने उन्हें समर्थन दिया था, तो ये भी सही है। सल्तनत की स्थिरता के लिए दिल्ली में लोगों ने भारी योगदान दिए थे, ये भी सही है। सल्तनत का खजाना जो उसे विरासत में मिला था बहुत सदृढ़ था, तो ये गलत हो जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में तुगलक वंश की नींव डाली। गियासुद्दीन के पास भारी गिनती में वफादार सिपाही थे। इन्होंने इसका पूर्ण समर्थन किया तथा दिल्ली के लोगों का भी काफ़ी प्रोत्साहन इसको मिला था। नेक्स्ट है वक्तव्य में कथन कारण बताने हैं। पहला कह रहा है दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शरीयत द्वारा इसको संचालित नहीं किया जाता था। दूसरा, राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना नहीं था, तो ये सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार इस्लामी कानून, कुरान, शरीयत या हदीस द्वारा आधारित था। शासक का उद्देश्य दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तन करना था। क्या बताना है भैया? उल्टा, पहला सही है और आर गलत है, इसमें मिसप्रिंट है। शेख सफरुद्दीन याहिया मनेरी सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो इनका संबंध किससे है? तो शेख सफरुद्दीन याहिया मनेरी का संबंध है फिरदौसी सिलसिले से थे। शेख सैफुद्दीन याहिया मनेरी सोहरावर्दी के फिरदौसिया शाखा के प्रसिद्ध संत थे। फिरदौसिया शाखा का क्षेत्र भारत में बिहार तक ही सीमित था। शेख याहिया ने अपने पत्रों के द्वारा वहदत अल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के कानून के निकट लाने की चेष्टा की थी। भारत में 1526 के बाद के प्रश्न। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की दक्षिण भारत की यात्रा को उनकी तिथि अनुसार लगाते हुए सही बताना है। सबसे पहले आते हैं अब्दुल रज़ाक, फिर आते हैं ए निकितिन, नेक्स्ट आते हैं डोमिंगो पायस और सबसे लास्ट में आते हैं सीजर फेडरिक। 2 1 4 3। पहले आते हैं अब्दुल रज़ाक, फिर ए निकितिन, डोमिंगो पायस और नेक्स्ट आते हैं सीजर फेडरिक।
निम्नलिखित में से बाबरनामा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बाबरनामा से संबंधित नहीं है। बाबर के स्मरण अत्यधिक साहसिक मूल्यों पर ऐतिहासिक स्रोत है, तो ये सही है। इसमें वर्णित घटना कालानुक्रम में नहीं है, तो ये गलत है। खुद की जीवनी है, कालानुक्रम में तो होगी, तो ये गलत हो जाएगा। बाबर ने प्रत्येक अच्छी बुरी घटनाओं का अत्यधिक निष्पक्षता से वर्णन किया है, सही है। ऐतिहासिक घटना बाबर के निजी विचारों, मनोभावों और विवेक से इस प्रकार मिल गई थी कि इन्होंने एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, तो ये भी सही हो जाएगा। बाबर की आत्मकथा का नाम बाबरनामा है, अर्थात तो जो कि बाबरी है। यह चगताई तुर्क की भाषा में लिखी गई है। बाबर मुगल साम्राज्य का भारत में संस्थापक था। अकबर ने अपने समय में अपने दरबारी अब्दुल रहीम से बाबरनामा का फारसी में अनुवाद कराया था। मध्य भारत के राजपूत राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। बांधवगढ़ पर बघेलाओं का शासन था, तो ये सही है। बघेलाओं का शासन कहाँ पे था? बांधवगढ़ में था। इलाहाबाद सूबे में, जो अब इलाहाबाद सूबा है, इसमें धंधेरा एक राजपूत राजवंश था, तो ये गलत है। ओरछा उत्तर एवं दक्कनी के संपर्क मार्ग पर स्थित है, सही है। ओरछा बुंदेला राजपूत के कब्जे में था, तो ये भी सही है। सही कौन सा हो जाएगा? बांधवगढ़ पर बघेलाओं का शासन था, बघेलाओं का। ओरछा उत्तर एवं दक्कनी के संपर्क मार्ग पर स्थित है। ओरछा बुंदेला राजपूतों के कब्जे में था। दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो ये अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अकबर मुगल वंश का तृतीय शासक था, जिसके शासनकाल 4 अक्टूबर 1542 से 27 अक्टूबर 1605 तक रहा है। अकबर महान के नाम से इसको जाना जाता है। अकबर के राजकाल में दाग और चेहरा प्रथा सैन्य प्रशासन में प्रारंभ की गई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया था। इसका नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह। 21 जून 1576 में को महाराणा प्रताप मुगल सेना के नेतृत्व कर रहे थे। राजा मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी, जो गोलकोंडा शहर के निकट है, यहाँ पर युद्ध हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना के नेतृत्व कर रहे राजा मानसिंह ने पराजित किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। स्थान और उससे संबंधित संस्थापक बताइए। शहर बीकानेर के संस्थापक रहे हैं राव बीका। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में बनवाया था राणा कुंभा ने। शहर अहमदाबाद की स्थापना की थी अहमद शाह प्रथम ने। और शहर होशंगाबाद की स्थापना की थी अल्प खां के द्वारा। तो शहर बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की है। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। शहर अहमदाबाद की स्थापना अहमद शाह प्रथम के द्वारा की गई है। और शहर होशंगाबाद की स्थापना अल्प खां के द्वारा की गई है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही प्रकार से सम्मिलित है, बताइए। नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है। खुदा बख्श लाइब्रेरी, ये पटना में स्थित है, सही है। खुदा बख्श लाइब्रेरी कहाँ है? पटना में है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में है। नेशनल लाइब्रेरी नई दिल्ली में नहीं है बल्कि कलकत्ता में है ये। और सलारजंग म्यूज़ियम हैदराबाद में है, सही है। खुदा बख्श लाइब्रेरी पटना में है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में स्थित है। नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में है। और सलारजंग म्यूज़ियम, इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। भारत के उत्तर मध्य काल के फारसी स्रोतों में ग्रामीण समाज के जीवन का विवरण बहुत सीमित है, तो ये सही हो जाएगा। इस अवधि में भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों ने ग्रामीण समाज का बहुत कम विवरण दिया है, तो ये भी सही है। क्षेत्रीय साहित्यिक स्रोत किसी हद तक ग्रामीण लोगों के जीवन एवं स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में हमारे लिए सहायक होते हैं, तो ये भी सही है। भू राजस्व से संबंधित
राजस्व अभिलेखों की बड़ी मात्रा मध्यकालीन भारत के ग्रामीण समाज के इतिहास के वर्णन में सहायक नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। भारत के मध्यकालीन फारसी स्रोत एवं विदेशी यात्रियों के विवरण में तत्कालीन ग्रामीण समाज का व्यापक विवरण नहीं प्राप्त होता। तत्कालीन भारत के ग्रामीण समाज विषयक जानकारी प्रायः क्षेत्रीय साहित्य एवं राजस्व अभिलेखों से प्राप्त होती है। मुगल के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन। सूची 1 को मतलब कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि प्रत्येक जागीरदार प्रारंभिक रूप से मनसबदार था, परंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं था, तो सही है। कुछ मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरों द्वारा नहीं की जाती थी, तो ये भी सही है और ये कथन कारण की सही व्याख्या करता है। मुगल काल में जमींदार वे भूमि स्वामी होते थे जिन्हें कुछ ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। जागीरदार प्रारंभिक रूप से मनसबदार बन सकते थे, लेकिन मनसबदार जागीरदार हो यह आवश्यक नहीं था। प्रायः मनसबदारों को नगद अदायगी की जाती थी, जागीरदारों को नगद अदायगी नहीं की जाती थी। ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ बताइए। ईवान का मुगल वास्तुकला में अर्थ है किसी भी आकार या योजना की स्तंभीय रचना को क्या कहा जाता है? ईवान कहा जाता है। किसी भी आकार योजना की स्तंभीय रचना ईवान कहलाती है। ईवान किसी भी आकार योजना की स्तंभीय रचना होती थी। मुगलों ने पहली बार आकार और डिज़ाइन की विविधता के संबंध में प्रयोग किया और सामग्री के रूप में पत्थर के अतिरिक्त पलस्तर एवं गच्छकारी की ओर विशेष ध्यान दिया। किस मुगल बादशाह के काल में मुगल चित्रकला के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण पराकाष्ठा पर पहुंच गया था? तो ये हुआ था जहांगीर के समय में। जहांगीर कला प्रेमी था। यह यूरोपियन चित्रकला से प्रभावित था। इसने ब्रिटिश महारानी को तेलीय चित्र उपहार स्वरूप भेजे थे। मुगल चित्रकला के प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण जहांगीर के काल में पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। ब्रिटिश राज्य की स्थापना से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित पेशवाओं को कालानुक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं बाजीराव द्वितीय, पहले आते हैं बालाजी बाजीराव, उसके बाद आते हैं माधवराव प्रथम, उनके बाद माधवराव नारायण, फिर आते हैं सबसे बाद में बाजीराव द्वितीय। बी सही हो जाएगा। पहले बालाजी बाजीराव, उसके बाद माधवराव प्रथम, फिर माधवराव नारायण, नेक्स्ट बाजीराव द्वितीय। कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बालाजी बाजीराव का संबंध है 1740 से 1761। माधवराव प्रथम ये 1761 से 1772 तक रहे हैं। माधवराव नारायण ये 1772 से 1774 2 साल। और फिर आते हैं बाजीराव द्वितीय, ये 1796 से 1818 तक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी बंदोबस्त का प्रमुख प्रतिफल नहीं है? तो स्थायी राजस्व बंदोबस्त का प्रमुख प्रतिफल कौन सा नहीं है? इसमें जमीन या जागीरदारों का एक वफादार वर्ग खड़ा हो गया था, सही है। काश्तकारों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया था, सही है। कंपनी के राजस्व वृद्धि प्रक्रिया में रुकावट आ गई थी, तो ये भी सही है। कृषि उत्पादन को विशेष बढ़ावा मिला था, तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि कम हो गई थी। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। यह व्यवस्था बंगाल बिहार में लागू की गई थी। जानसोर जमींदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया गया था। इस प्रकार जमींदार एक वफादार वर्ग मिला था। किसानों को जमींदारों की कृपा पर छोड़ दिया गया था, जिससे कृषि उत्पादन को बढ़ावा नहीं मिला था, अपितु कृषकों का शोषण हुआ था। वर्ष 60-67 से 60-69 के बीच में बंगाल के गवर्नर कौन रहे हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसलिए ये काट दिया गया है आंसर। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से स्टार्ट होकर 1760 तक रहते हैं बंगाल के गवर्नर। 1760 से 1765 तक वेंसिटाड गवर्नर रहा बंगाल का। इसी के समय में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। दूसरी बार रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना, जो कि 1765 से 1767 तक रहा। 1767 से 1770 तक
67 से 69 तक रहे हैं। द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर वेरेलास्ट को बनाया गया। 1769 से 1772 तक कर्टियर को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। काउंट लाली एक फ्रांसीसी सेनापति थे जो कि कर्नाटक के तृतीय युद्ध के समय 1758 तक भारत में आए। अतः इस प्रश्न में त्रुटि होने के कारण यूजीसी नेट ने इसको हटा दिया। हैदराबाद के निज़ाम राज्य की स्थापना की थी चिनकुलिस खां के द्वारा। हैदराबाद राज्य की नींव मोहम्मद शाह के शासनकाल में चिनकुलिस खां या निज़ाम उल मुल्क के द्वारा रखी गई थी। 1724 में सूकरखेड़ा के युद्ध में चिनकुलिस खान ने मुवारिज खां को मार डाला था। दक्कन का स्वामी बन गया और उससे अफश खां की उपाधि दी गई थी। उसे 1724 में हैदराबाद की नींव रखी थी। निम्नलिखित विद्रोहियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले होता है चोर और होका विद्रोह, उसके बाद होता है बघेरा का युद्ध, उसके बाद होता है कोली विद्रोह और सबसे लास्ट में होता है संथाल विद्रोह। सबसे पहले होते हैं चोर या च्वार और होका विद्रोह जो कि 1768 से 1820 से 22 में हुआ छोटा नागपुर बिहार में। फिर बघेरा का युद्ध 1818 से 1820 में, इसमें ऊर्जा मंडल गुजरात में हुआ था। कोल विद्रोह ये 1829 से 1839 के बीच में छोटा नागपुर बिहार में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में बिहार में सिद्धू कानू के नेतृत्व में किया गया था। किस चार्टर्ड एक्ट से भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेज़ों के लिए खुल गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त हो गया था? तो ये है 1833 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा। 1813 का चार्टर्ड एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित किया गया जिसमें भारतीय व्यापार का मार्ग अंग्रेज़ों के लिए खोल दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए समाप्त कर दिया गया, परंतु चाय और चीन के लिए व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा जिसे 1833 में चार्टर्ड एक्ट से समाप्त किया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन और कारण बताइए। ब्रिटिश शासन के पास देशी रियासतों के लिए अपनी शाही नीति में कोई सुसंगत स्थान नहीं था, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, वे देशी राजाओं को एक दूसरे से अलग रखते थे। इसे पारंपरिक शाही नीति ने भारत के स्थायी भेदों को प्रकट करने का प्रयोजन को पूरा किया था, तो ये भी सही है। दोनों सही है लेकिन ये RA की सही व्याख्या नहीं करता। ब्रिटिश शासन के पास देशी रियासतों के लिए अपनी शाही नीति में कोई व्यवहारिक स्थान नहीं था। अंग्रेज देशी रियासतों को अलग अलग रखने की नीति का प्रयोग करते थे और एक दूसरे को लड़ाना उनकी नीति थी। वर्ष 1661 में निम्नलिखित में से कौन सा मद्रास का गवर्नर बना था? मद्रास का गवर्नर उपयुक्त में से कोई नहीं बना। 1661 में मद्रास का गवर्नर एजेंट सर एडवर्ड विंस्टर को बनाया गया था जो अंग्रेजी सरकार के एक एजेंट थे। मद्रास एजेंसी की स्थापना 1 मार्च 1640 को की गई थी और एडविन कोगन को पहला एजेंट बनाया गया था। मद्रास को 1684 में एक प्रेसिडेंसी के रूप में पदोन्नत किया गया, अतः इस प्रश्न का विकल्प गलत है, इसलिए यूजीसी नेट ने हटा दिया। निम्नलिखित नीति दस्तावेजों में से किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति की मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो पाश्चात्य शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया था। सन 1854 में चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के लिए एक दस्तावेज तैयार किया जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया। चार्ल्स वुड का 1854 का दस्तावेज भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहलाता है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना किंग जॉर्ज पंचम के लिए की गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में मुंबई में बनाया गया था। अब अरब सागर के तट पर दक्षिण मुंबई में स्थित है। इससे मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित वायसराय को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं सर जॉन लॉरेंस, उसके बाद आते हैं
अर्ल ऑफ डफरिन, फिर आते हैं लॉर्ड रीडिंग और अर्ल ऑफ विलिंगटन आते हैं लास्ट में। सर जॉन लॉरेंस ये 1793 से 1798 के बीच रहे हैं। इन्होंने मैसूर के प्रति हस्तक्षेप नीति का पालन किया था। लॉर्ड डफरिन ये 1884 से 88 तक रहे हैं। इनके शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड रीडिंग ये 1921 से 1926 के बीच में रहे हैं। लॉर्ड विलिंगटन ये 1931 से 1936 के बीच में रहे हैं। इनके काल में गोलमेज सम्मेलन तृतीय का आयोजन किया गया था। नीचे दिए गए कथन कारण बताने हैं। भारतीय राज्य आयोग ने रेखांकित किया कि सर्वोच्चता को सर्वोच्च ही रहना चाहिए, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अंग्रेज़ों को नवीन सामूहिक राजाशाही संस्कृति से मोह भंग हो गया था, तो ये भी सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित आयोगों को उनके कालक्रम में जमाइए। सबसे पहले आता है सेंट्रल आयोग, उसके बाद बना राधाकृष्णन आयोग और उसके बाद बना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सबसे लास्ट में आता है कोठारी आयोग। सेंट्रल आयोग 1917, राधाकृष्णन आयोग 1948 से 1949, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 और कोठारी आयोग 1964 से 1966 के बीच में आया। श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो ये हो जाएगी 1917। एनी बेसेंट एक ब्रिटिश समाजवादी, महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली लेखिका थी। यह भारतीय राजनीति में ही जुड़ी थी और 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता उत्तर भारत, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दादा भाई नौरोजी का संबंध है राफ्त गोफ्तार से। द्वारकानाथ विद्याभूषण का संबंध है सोम प्रकाश से। देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर से संबंधित हैं और GS अय्यर का संबंध है स्वदेश मित्रम से। दादा भाई नौरोजी, राफ्त गोफ्तार, द्वारकानाथ विद्याभूषण का संबंध है सोम प्रकाश से। देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर से संबंधित हैं और GS अय्यर का संबंध है स्वदेशी मित्र से। बेस समाज जो केशव सेन की पहल पर 1864 में मद्रास में स्थापित की गई थी, उसी को द्वारा 1871 में दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के नाम से किसने चलाया था, तो ब्रह्म समाज के रूप में बनाया था के श्रीधरालू नायडू के द्वारा ब्रह्म समाज। बेस समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में श्रीधरालू नायडू ने की थी। इसकी प्रेरणा उन्हें केशव चंद्र सेन से मिली थी। नायडू ने कलकत्ता की यात्रा की और वहां पर ब्रह्म आंदोलन का अध्ययन किया और मद्रास लौटकर 1871 में बेस समाज को दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के नाम से चलाया। 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई विभिन्न रास्तों पर चलेगा, ये कहा गया था हर्बर्ट रिशेल के द्वारा। हर्बर्ट रिशेल ने कहा था। 1904 में हर्बर्ट रिशेल ने पलासी के युद्ध के अवसर पर कहा कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल कई विभिन्न रास्तों पर चलेगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, तो 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी किसने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इन्होंने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इसकी प्रेरणा उन्हें हिडमैन से मिली थी। निम्नलिखित में से किसने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक, कर्मठ कार्यकर्ता और स्वप्नों का गुण स्वप्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम कहा था, तो ये कहा गया था श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले को। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने गोपाल कृष्ण गोखले को व्यवहारिक,
कर्मठ कार्यकर्ता, स्वप्न का गुण, स्वप्न दृष्टा के गुणों का अनोखा संगम कहा है। वाईकोम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया था? जो वाईकोम सत्याग्रह है इसको केरल में प्रारंभ किया गया था मंदिरों के द्वार निम्न जाति और अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने के लिए। वाईकोम सत्याग्रह 1924 में अछूतों से संबंधित आंदोलन केरल में हुआ था। 1925 में गांधी जी ने त्रावणकोर आए और वहां की रानी से बातचीत की। इसके बाद वहाँ की सड़कों पर हरिजनों के लिए खुलवा दिए गए, सड़कें खुलवा दी गई, परंतु मंदिरों के प्रवेश वर्जित रहा। नेक्स्ट आते हैं विश्व इतिहास संकल्पनाएं, विचार एवं अवधियों से संबंधित प्रश्न। पहला है पुनर्जागरण से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए और जो नीचे दिए गए कूट हैं उनका सही उत्तर चयन कीजिए। सबसे पहले आता है पुनर्जागरण इस प्रकार की नई सीख को स्पष्ट करता है जो मानवीय विचारों के प्रत्येक पहलू में जिज्ञासा की भावना के महत्व को प्रकट करती है। सही है। दूसरा कहता है कि ईश्वर और आध्यात्मवाद की तुलना में मानव एवं मानवतावाद पर अधिक बल दिया गया है, तो ये भी सही है। ग्रीक और रोमन के प्राचीन विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया, ये गलत है। मानवतावादी अध्ययन आंदोलन से उत्पन्न पुनर्जागरण पश्चिमी विचारकों को मध्यकालीन ईसाई मत के बांधवों से मुक्ति नहीं दिला सका है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पुनर्जागरण इस प्रकार की नई सीख को स्पष्ट करता है जो मानवीय विचार के प्रत्येक पहलू में जिज्ञासा की भावना के महत्व को प्रकट करती है। पुनर्जागरण में ईश्वर एवं आध्यात्मवाद की तुलना में मानव एवं मानवतावाद पर अधिक बल दिया गया है। दुरहम की रिपोर्ट में संपूर्ण स्वतंत्रता राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेश की धीरे धीरे मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया था। यह सिफारिश निम्नलिखित में से किस पर लागू की गई थी? तो यूरोप में उपनिवेश पर। दुरहम की रिपोर्ट में पूर्ण स्वतंत्र राज्य की दिशा में अंग्रेजों के उपनिवेश की धीरे धीरे से मुक्ति की आवश्यकता का समर्थन किया गया है यूरोप में उपनिवेश के लिए। निम्नलिखित इतिहास के अनुसंधान। पहले आते हैं रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो इसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में सबसे पहले प्रयोग किया गया था रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति को। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण वह तकनीक है जिसका प्रयोग चट्टानों पर किया जाता है। इस पद्धति का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई द्वारा किया गया है। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ पे मिले हैं? तो भारत में जो पुरापाषाणिक उपकरण हैं सर्वप्रथम मिले हैं पल्लवरम से। कहाँ पे मिले हैं? पल्लवरम से मिले हैं। रॉबर्ट ब्रुश एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हैं जिन्हें भारत में पुरातत्व सर्वे प्रारंभ किया था। 1863 में इन्होंने मद्रास के पास पल्लवरम में पुरापाषाणिक उपकरण खोजे थे। निम्नलिखित पुरातत्ववेत्ताओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आते हैं हमारे जेम्स प्रिंसेप, अशोक के शिलालेख इन्होंने पढ़े हैं। फिर आते हैं जेम्स फर्गूसन, फिर एडवर्ड थॉमस और लास्ट में आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की दिल्ली शोपरा या टोपरा अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। सूची 1 को सूची 2 से मिलानी है। पुराने स्थलों के नाम, आधुनिक नाम बताने होंगे। वरण का संबंध है किससे? वरण का संबंध है बुलंदशहर से। कराचिल का संबंध है कुल्लू से। तवर हिंद का संबंध है भटिंडा से और पाटन का संबंध है अहिलवाड़ से। पुराने स्थल और उनके आधुनिक नाम। वरण का संबंध है बुलंदशहर से। कराचिल अर्थात कुल्लू, तवर हिंद, भटिंडा और पट्टन का संबंध है अहिलवाड़ से, अहिलवाड़ा। निम्नलिखित में से कथन किसका है कि पूर्व आधुनिक कालीन
यूरोपीय राजाओं की भांति उनके समकालीन मुगल बादशाह अपने रोज़मर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं करते थे। तो ये कहा गया था J.F. रिचर्ड के द्वारा। J.F. रिचर्ड का कथन है कि पूर्व आधुनिक कालीन यूरोपीय राजाओं की भांति अपने समकालीन मुगल बादशाह अपने रोज़मर्रा के व्यय के लिए निजी साहूकारों के ऋणों पर निर्भर नहीं रहते थे। ये कहा है J.F. रिचर्ड ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कॉलिंस, लारी और लेपियर ये किससे संबंधित हैं? इनका संबंध है फ्रीडम एट मिडनाइट से। जूडिश ब्राउन का संबंध है गांधी राइट्स टू पावर। तो गांधी राइट्स टू पावर का संबंध है जूडिथ ब्राउन से। सलमान रुश्दी का संबंध है सैटेनिक वर्सेस से। सैटेनिक वर्सेस से संबंधित है सलमान रुश्दी। और H.V. हडसन का संबंध है द ग्रेट डिवाइन ब्रिटेन, इंडिया और पाकिस्तान। देखो, इनको याद करने के लिए हमने ट्रिक लास्ट टाइम बनाई थी। तो क्या थी? कॉलिन, लारी और लेपियर ये मिडनाइट में घूमने गए। कौन कौन? कॉलिन, लारी और लेपियर मिडनाइट में घूमने गए फ्रीडम एट मिडनाइट। जूडिथ ब्राउन मतलब उनकी डेथ के बारे में तक लिखा है ना। तो गांधी जी राइज टू पावर, उनकी डेथ में आया ब्राउन पावर। सलमान रुश्दी ये सैटेनिक वर्सेस से संबंधित है, सैटेनिक वर्सेस से। और H.V. हडसन तो मतलब हद कर दी इनने, क्या बता दिया? द ग्रेट डिवाइन बता दिया। किसको? ब्रिटेन, इंडिया और पाकिस्तान को। यह टिप्पणी किसने की थी कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर है? तो ये कहा था डेविड ह्यूम ने कि इतिहास उपन्यास से अधिक रुचिकर है। निम्न विषयों में से इतिहास के संबंध में कौन सा सही नहीं है बताना है। आधुनिक आर्थिक इतिहास का समर्थन काफ़ी हद तक सांख्यिकी आंकड़ों से किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। आधुनिक आर्थिक इतिहास का समर्थन काफ़ी हद तक सांख्यिकी आंकड़ों से किया जाता है। लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा नहीं माना जाता था। तो ये सही गलत है। सृजनात्मक विचार एवं समाज पर उसके प्रभाव के कारण वैदिक या बौद्धिक इतिहास का निर्माण हुआ है। तो सृजनात्मक विचार समाज पर उसके प्रभाव के कारण बौद्धिक इतिहास का विकास हुआ है। सही है। समय एवं स्थान ऐसे कारक हैं जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। तो ये भी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकवादी के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है? ये ऑर्थर मार्विक के द्वारा कहा गया था कि उत्तर आधुनिकवाद के विचार ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है। ये ऑर्थर मार्विक के द्वारा कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है द स्पिरिट ऑफ लॉज। मॉन्टेस्क्यू की है। दांते के द्वारा लिखी गई है डिवाइन कॉमेडी। रूसो के द्वारा लिखी गई है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है द प्रिंस। तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखी गई है द स्पिरिट ऑफ लॉज। दांते के द्वारा लिखी गई है डिवाइन कॉमेडी। रूसो के द्वारा लिखी गई है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और मैकियावेली के द्वारा लिखी गई है द प्रिंस। नेक्स्ट फिर से है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जैकब वर्गहार्ट जो पुस्तक है वह लिखी गई है द सिविलाइजेशंस ऑफ द रिनाइसेंस इन इटली। इग्नेट्स ऑफ लियूरा है द सोसाइटी ऑफ जीसस के द्वारा लिखी गई है। जॉन केविन जो पुस्तक है वह लिखी गई है इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन। जॉन केविन किसके द्वारा लिखी गई है? इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन। इमैनुअल कांट यह लिखी गई है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। इमैनुअल कांट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जैकब
बर्गहार्टेड, यह द सिविलाइजेशंस ऑफ द रिनाइसेशन इन इटली, इनके द्वारा लिखी गई है। इग्नेट्स ऑफ लोरा, जो पुस्तक है द सोसाइटी ऑफ जेम्स, इनके द्वारा लिखी गई है। जॉन केविन, यह इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन के लेखक हैं। और इमैनुअल कांट, यह क्रिटिक ऑफ प्योर रिलीजन से संबंधित हैं। कार्टू नहीं, इनकी इम्यून को जो प्योर रिलीजन से संबंधित है, क्रिटिक ऑफ प्योर रिलीजन। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट। नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 से संबंधित प्रश्न। तो प्लीज़ यदि फ्रेंड आपको यूजफुल लगा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।